हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्माज एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th का साइंस सेक्शन का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले मैंने आपका 1 से लेकर 7 चैप्टर्स के करा दिए हैं 9th का। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार चैनल को विज़िट कीजिएगा। और आज हम कराएंगे 8 चैप्टर से 15 चैप्टर तक। तो 8 चैप्टर गति का है, यहाँ से फिजिक्स से स्टार्ट होती है। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इस परिवर्तन की व्याख्या निम्नलिखित में से किन रूपों में की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, यानी दोनों हो जाएंगे। सी वाला, ए और बी दोनों है। तय की गई दूरी और विस्थापन। नेक्स्ट है, चाल और वेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की दूरी उसकी चाल और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। दूसरा, वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है। तीसरा, चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ये स्क्वायर लगाओ, ये तो पहले से गलत हो गया दूर से। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर देख लीजिए, ऊपर में से कौन सा सही है। दूसरा गलत है इसका, तीसरा गलत है इसका, तो 2 और 3 पहला हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2। ठीक है, तीसरा वाला इसलिए गलत है क्योंकि इसका मीटर पर सेकंड होता है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो एक्सेलरेशन का होता है। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु के वेग में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन उसका त्वरण होता है। दूसरा, वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की गति उसकी एक समान वृत्तीय गति होती है। तो ऑप्शन इसके पूछा सही है, तो ये दोनों सही है। त्वरण जो होता है प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन होता है, ये बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से त्वरण का मात्रक है, तो जहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिखे तो ये वाला हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो वो है एक समान त्वरित गति की। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। तो चंद्रमा पर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता उपग्रह, या पृथ्वी पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार। तो इसके ऑप्शन हो गए, इसका आंसर हो जाएगा तीनों होंगे, जैसे ऊपर सभी एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण है। नेक्स्ट है, 9 नंबर चैप्टर है, बल तथा गति के नियम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। घर्षण। नेक्स्ट है, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। तीसरा, सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है, तो ये गलत है। तो इसमें सही जो है वो बी है, केवल 2 है। ठीक है, इसका दूसरा वाला सही है केवल। तो इसका आप देख लीजिए, पहला गलत इसलिए क्योंकि वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, उसमें गलत लिखा है, उसमें जड़त्व की जगह पे घर्षण लिखा हुआ है। और दूसरा तो सही है क्योंकि वो प्रतिरोध का गति का विरोध करता है ना, तो इसलिए ये घर्षण बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है, तीसरा वाला ये गलत है, भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है और हल्की वस्तुओं का कम होता है। तो इसमें बोला है कि सभी का समान होता है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और इसका मात्रक जो होता है केजी में मापा जाता है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर है, न्यूटन की गति के तीनों नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो गति का प्रथम नियम है कि वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उसका कोई असंतुलित बल कार्य न करे। दूसरा है गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। तीसरा है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये दोनों विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती हैं। तो इसके तीनों नियम सही हैं। तीसरा जो होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, पहला जो है वो आपका जड़त्व का नियम है, और दूसरा होता है संवेग संरक्षण का नियम। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बल का सही मात्रक निकालना है। तो F बराबर होता है ma। ठीक है, ma, तो m का मात्रक होता है केजी में और a का मात्रक एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
तो प्रति सेकंड तो लिखा नहीं, सेकंड माइनस लिखा हुआ, तो इसके मतलब यही हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा उसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। दूसरा है, दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। तो इसमें सही बताना है, तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, तो P बराबर mv होता है, इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा। और विमाएँ जरूर याद कर लीजिएगा, क्या पता विमाएँ पूछे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संवेग का SI मात्रक है? तो ये किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण है? तो आपका जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ये तीसरा वाला। क्रिकेट के समय इसके जो कैच लेने के लिए पीछे जो क्षेत्रक होता है, क्षेत्रक मतलब उसमें बॉलर, वो जो फील्डर होता है वो हाथ पीछे करता है क्योंकि उसकी जो वेग को है उसे कम करने के लिए। ठीक है, तो ये तीसरा हो जाएगा आपका। प्रथम नियम का, जड़त्व नियम का पालन करता है, बाकी नहीं इसके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तकों का संबंध गैलीलियो गैलीली से है? तो ये सारी हैं उनके पुस्तकें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द लिटिल बैलेंस, स्टोरी मैसेंजर, डिस्काउंट ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, लेटर्न्स ऑन दी सनस्पॉट। ठीक है, नेक्स्ट है 10th नंबर चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते। इस बात की व्याख्या निम्नलिखित में किससे की जा सकती है? तो ये गति का द्वितीय नियम होता है। ठीक है, F बराबर ma वाला जो फार्मूला पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वे विश्व में कहीं भी हो। दूसरा है, गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है। तीसरा है, पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, इसके हो जाएंगे डी वाले, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होगा? तो 6.67 10⁻⁻11। ठीक है, ये होता है आपका। और इसका फार्मूला होता है F बराबर GMEM/R² होता है। ठीक है, यहाँ पे M1 N2 लिख सकते हो, तो ये वाला जो जी होता है उसी का मान दिया गया 6.7। अच्छा, 9.8 जो होता है वो स्मॉल जी होता है, और ये 6 × 10⁻24 kg ये पृथ्वी का मास है, और 6.4 × 10⁻6 मीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से दाब का मात्रक निकाला है, तो ये हो जाएगा आपका पहला न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स 2, और वैसे पास्कल भी होता है इसको। ठीक है, कागज़ की एक शीट तथा एक पत्थर को एक साथ समान ऊंचाई से पृथ्वी पर छोड़ने पर निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, दोनों ही एक साथ गिरेंगे। आपने अपने डिटेल देख लीजिए। पृथ्वी पर कागज़ की एक शीट तथा एक पत्थर को समान ऊंचाई से एक साथ छोड़ने पर कागज़ पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होगा। गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध करती है। कागज़ पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी है। ठीक है, ये कागज़ पर लगने वाला घर्षण बल के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर गिरेगा, पत्थर पहले गिर जाएगा और ये बाद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ने पर बढ़ता है, परंतु ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता है। दूसरा, एक किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी या अन्य ग्रह पर भी उतना ही रहता है, परंतु भार स्थान के साथ परिवर्तित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, केवल 2। ठीक है, और ये पहला इसलिए गलत है क्योंकि गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ने पर कम हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्री बल के कारण होती है। दूसरा है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। तो इसमें केवल 2 सही होगा जाके, ये वाला, और पहला गलत है क्योंकि जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति है अभिकेंद्रण बल के कारण होती है, ना कि अपकेंद्रण के कारण। अपकेंद्रण जो होता है वो सेंट्रल फ्यूगल होता है, जैसे दही निकालना जाता है वो मट्ठा, ये होता है अभिकेंद्रण। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार
पृथ्वी पर भार की तुलना में कितना होता है, तो 1/6 होता है, ठीक है। वहाँ पे अगर पृथ्वी पर 160 किलो है तो वहाँ पे केवल 10 ही किलो बचेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें पृथ्वी से बांधे रहने वाला बल। दूसरा है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तीसरा है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। चौथा, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वारभाटा। तो ये कथनों पर विचार कर रहे हैं कि किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम से की जा सकती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं पॉइंट, वो सारे सही 1 2 3 4। नेक्स्ट है, रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर जो है रेत में धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है, क्योंकि? तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल, व्यक्ति का भार दोनों घट जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक आया था कि सबसे ज़्यादा भार किस में लगेगा, लेटने पर, बैठने पर या धक्का देने पर। तो ये ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा, और बल से काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 11 नंबर चैप्टर है, द्रवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तरल द्रव में डुबोए जाने पर सभी वस्तुओं पर उत्प्लावन कार्य करता है, ठीक है, लगता है। दूसरा है, द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं। तीसरा है, द्रवों के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सी वाला, 1 और 3 सही है इसके। और इसका जो दूसरा इसलिए गलत है, उत्प्लावन का परिणाम जो होता है तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, और द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं, द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं, इसलिए दूसरा गलत है। नेक्स्ट है 12 नंबर है, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज की। दूसरा है, उन्होंने गणित की एक नई शाखा या कलन कैलकुलस जो होती है वो खोज की। उन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया। तो ये किसके बारे में बोल रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी है, न्यूटन के बारे में, सर आइजैक न्यूटन के बारे में। 10 नंबर चैप्टर है, कार्य तथा ऊर्जा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य भी शून्य हुआ। दूसरा है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही विनाश किया जा सकता है, परंतु इसका एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो ये दोनों सही है इसके आंसर। नेक्स्ट है इसका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्य का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक वाट और ऊर्जा का मात्रक न्यूटन। तो ये ऊर्जा का नहीं, ये उसका होता है आपका बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो इसमें केवल सही जो सही नहीं है वो तीसरा वाला है, ये वाला। नेक्स्ट है, किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, ये ऊर्जा होती है। तो ये होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर चैप्टर है, ध्वनि, ठीक है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, तो ये गलत है, अनुदैर्घ्य होती हैं। प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ होता है। किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के संचरण के कारण होता है। तीसरा, ध्वनि तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, तो गलत है, ध्वनि तरंगे नहीं हो सकती, तो इसमें सही नहीं है। तो डी वाला जाएगा 1 3 2 1 2 3, तो तीनों सही नहीं से। और ये लिखा हुआ है संचरण कर सकती है किसी माध्यम में, तो ये नहीं हो सकता है। देखो पहले होती है ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, और ध्वनि तरंग जो संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते हैं, केवल विक्षोभ की संरचित होता है। अतः ध्वनि तरंग वस्तुओं के कंपन के कारण उत्पन्न होती है, परंतु किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण माध्यम कणों के विक्षोभ से संरक्षण के कारण होता है, ठीक है। तीसरा है इसका दिया गया था, वो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर माध्यम की आवश्यकता होती है, वहाँ होता नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी, तो ये हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है इसका। तीसरा क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुसार उसका मोटा या पतला होना निर्धारित होता है। दूसरा, प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। तो पूछा सही कौन सा है इसमें, तो ये आपके केवल 2 सही होगा जाके इसका। पहला इसलिए गलत है क्योंकि ध्वनि वह लक्षण है जिससे उसके मोटे या पतले होने का निर्धारण होता है, तारत्व कहलाता है। दूसरे शब्दों में, किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क जिस प्रकार अनुभव करता है उसे तारत्व कहते हैं। यदि आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी उच्च होगा, और आवृत्ति निम्न है तो तारत्व भी निम्न होगा। नेक्स्ट चौथा नंबर है,
ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, तो ऐसा तो नहीं है। ध्वनि जो ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, तो इसमें सही पूछा गया, तो केवल सी हो जाएगा, 1 और 3। देख लीजिए, ध्वनि की जो चाल है प्रकाश चाल, यहाँ ये वाला सही है, मैं ध्यान दीजिए। जो ध्वनि की चाल होती है 330 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वैसे भी कम है, ये वाली कम है इससे। नेक्स्ट है, इसमें क्या दिया गया, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी होगा जाके। दूसरा गलत इसलिए क्योंकि ठोस से गैसी अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल घटती है। ठोस से जब गैस में जाएंगे तो ध्वनि घटेगी, वो वैसे भी घटेगी। और इसमें दिया गया 330, हाँ 330 मान लीजिए, या 331 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो ये दिए गए कुछ वैल्यू दी गई है, ध्यान रखिएगा इसको। पूछ लेता है जैसे पीएच पूछ लेता है ना, वैसे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि बूम या पराध्वनिक गति के कारण उत्पन्न प्रघाती तरंगों के संबंध से संबद्ध वायु दाब में परिवर्तन से उत्पन्न बहुत तेज और प्रबल ध्वनि है। दूसरा है, किसी ध्वनि की स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समयांतराल आवश्यक है। अनुरंगन, तीसरा है अनुरंगन, रिवर्बरेशन, बारंबार परावर्तन से ध्वनि में स्थायित्व की एक स्थिति है, ठीक है। तो सही पूछा इसमें, तो तीनों सही हैं। देख लीजिएगा, थोड़ा अटपटा है, क्योंकि क्या होता है माइंड में ना, ध्वनि का जो कितनी देर तक रहती है, तो 1/10 सेकेंड होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए। स्टेथोस्कोप से चिकित्सक रोगी के हृदय की धड़कन सुन सकते हैं। सिनेमा हॉल में छत वक्राकार बनाई जाती है जिससे ध्वनि का बारंबार परावर्तन ना हो और ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे, तो इसके दोनों सही है। इसके सॉरी, इसमें पूछा गया सही कौन सा, तो एक पहला वाला सही है। ये जो आपका सिनेमा हॉल होता है, इसमें छतें वक्राकार बनाई जाती हैं जिसकी वजह से परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल की सभी भागों में पहुंच सके, ठीक है, ना कि बार बार सुनाई पड़े। इसका ध्वनि के बार बार परावर्तन से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है 7वां है, ध्वनि की श्रव्यता के परिसर, रेंज ऑफ हेयरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे परासर ध्वनियों को सुन सकते हैं। दूसरा, व्हेल और हाथी अवश्रव्य, जबकि डॉल्फिन और चमगादड़ परश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। सामान्य मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्यता का परिसर 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, तो इसमें सही कौन सा, तो ये तीनों सही हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। पराश्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि और ये जो सुनने वाली ध्वनि है, ठीक है। तो ये दो याद रखिएगा। जो 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे अपश्रव्य बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। और 20 के यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियाँ पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक होती हैं, और इसी से आपका अल्ट्रासाउंड होता है। और जो बीच वाला होता है 20 से 20,000 के, तो ये हमारे सुनने की योग्यता है। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऐसे भाग की सफाई जहाँ तक पहुँचना कठिन होता है। धातु के ब्लॉक पिंडों की दोषों की जांच और गुर्दे की पट्टी को बारीक कणों में तोड़ना, तो ये पराश्रव्य ध्वनियों या का अनुप्रयोग होता है। तो किसमें होता है, ये तीनों में होता है। अल्ट्रासाउंड के लिए ये जो गुर्दे की पथरी होती है उसमें भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है, तो ये सामान्य जानकारी याद रखना है आपको। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग होता है। दूसरा, चमगादड़ गहन अंधकार में भोजन की खोज के लिए पराध्वनि तरंगें उत्सर्जित करता है। तो इसमें कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। पहला गलत इसलिए है क्योंकि सोनार जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। ये प्रेषित पराध्वनि तरंगों का अवरोध से टकराकर लौटना तथा लौटने पर उनका सूचक डिटेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, पराध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पराध्वनि तरंगों में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। दूसरा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या अल्ट्रासोनिक में पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है।
तो कौन सा सही है इसमें पूछा गया, तो इसमें आपका हो जाएगा दोनों, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में भी पराध्वनि तरंगें होती हैं, अल्ट्रासोनिग्राफी में भी होती हैं। नेक्स्ट है मानव कर्ण, कान के संदर्भ में श्रवणिक आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। दूसरा है अश्रव्य आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। सी है वायु में होने वाले विद्युत चुंबकीय परिवर्तनों को श्रवणीय आवृत्ति में बदलता है। तो इसमें पूछा कि कौन सा सही है। डी वाला है वायु में होने वाले विद्युत चुंबकीय परिवर्तनों को अश्रव्य आवृत्ति में बदलता है। तो ये पहला है इसका, सिर्फ और सिर्फ पहला। श्रवणीय जो आवृत्तियाँ होती हैं तो वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। तो ये क्वेश्चन भी आया था आपका TRE 3 में आया था शायद। 30 नंबर चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं। उसमें ये पूछा गया कान में जो ध्वनि होती है किस तरीके से संचरित होती है। ठीक है, इसमें हम बीमार क्यों होते हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें पेप्टिक वर्ड, डेंगू, फीलपाव, मलेरिया। तो ये आपके बताने इसमें, तो यहाँ पे देख लीजिएगा मैचिंग पूरा, इसका बी हो जाएगा 4132। तो यहाँ बता दे रहे हैं हम जो ये डेंगू, खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, ये सारे एड्स ये जो होता है वायरस से होते हैं। और फीलपाव जैसे होता है ये कृमि से होता है, इसका बुचेरिया होता है कृमि का नाम। और तीसरा सामान्य त्वचा रोग जो होते हैं वो फंजाइस होते हैं, जैसे बालों में वो होता है फंगस वगैरह होती है या हाथ पैर में, तो ये फंजाइस होते हैं त्वचा रोग। तीसरा मलेरिया, कालाजार, लेशमानिया प्रोटोजोअस होता है, निद्रालु जैसे जो नींद आने की जो बीमारी होती है, ट्रिप्टोनोमस प्रोटोजोअस होता है। ये सारे प्रोटोजोआ के लक्षण हैं इसमें। ये सीसी में जो मक्खी होती है उससे क्या करने से नींद नहीं आती है, नींद आती रहती है मतलब रात भर। दूसरा एंटीबायोटिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पूछा कीजिए। ये सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्गों को बंद कर देते हैं। दूसरा ये वायरस संक्रमण पर भी कारगर साबित होते हैं। अब देखिए बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के एक भी क्वेश्चन एक आया था उसमें TRE 2 में 3 में आया था अभी, तो देख लीजिएगा इसमें पहला सही है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि वायरस में बैक्टीरिया के जैसा कोई मार्ग नहीं होता है जिसे बाधित करने से उसकी मृत्यु हो जाए। इसी कारण कोई भी एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं होता, तो इसलिए दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। क्षय रोग वायु द्वारा संचरित हो सकता है। हैजा दूषित पानी में संचरित होता है। एड्स केवल लैंगिक संपर्क में संचरित होता है। तो सही कौन सा है इसमें, तो आपका हो जाएगा ये जो TB होता है क्षय रोग वायु द्वारा और हैजा दूषित जल द्वारा संचरित होता है, तो दोनों सही है इसके। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमण करते हैं और गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को दर्शाते हैं। तीसरा टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मोट बनाया जा सकता है। तो इसमें कौन सा सही है, तो ये तीनों सही है इसके। ठीक है, HIV का होता है ये फुल फॉर्म याद, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, और एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। वायरस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसके दोनों सही हैं। ठीक है, देख लीजिए ऊपर में दोनों कथन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है चैप्टर है इसका प्राकृतिक संपदा। कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं, तो ये सही है। बहुत से जो समुद्री जीव हैं वो समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं, ये भी सही है। दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, ए और सी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायुमंडल में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। अच्छा देखिए ये जो सूर्य से जो किरणें लेते हैं वो जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसी को ग्लूकोज में बदलते हैं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अपना यूज़ करते हैं फिर इससे ऑक्सीजन देते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को पूरे वर्ष लगभग नियत रखता है। दूसरा है ऑप्शन
वायुमंडल जलीय भाग द्वारा परिवर्तित किए जाने वाले विकिरण से गर्म होता है, क्योंकि स्थलमंडल विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। तो ऑप्शन इसका सही कौन सा है, देखिएगा, ये आपका हो जाएगा पहला वाला सही है, केवल ऑप्शन नंबर ए। दूसरा गलत इसलिए क्योंकि स्थलीय भाग भी विकिरण का परावर्तन करते हैं। इन्हीं स्थलीय तथा जलीय भागों में होने वाले विकिरण के परावर्तन तथा पुनर्विकिरण से वायुमंडल गर्म होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर कीजिए। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति को पवन का निर्माण होता है। दिन के समय हवा की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है। तीसरा है, पृथ्वी का गुण हवाओं को प्रभावित करने वाला कारक है। तो सही पूछा गया, तो इसका हो जाएगा आपका ये ऑप्शन में सी 1 और 3 हो जाएगा। दूसरा इसलिए गलत है, ये समुद्र से स्थल की ओर होती है। तो यहाँ देख लीजिए, जल की अपेक्षा स्थल जल्दी से गर्म होता है, ठीक है। तो इसलिए दिन के समय स्थल के ऊपर की वायु जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होती है, ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवाष्प के संघनन से धूल के कण छोटे नाभिकों के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, केवल 1 वाला। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड है वर्षा के जल में घुलकर उसे अम्लीय बना देते हैं। तो आपने सुना होगा एसिड रेन वाले बोले जाते हैं इसका, अम्लीय वर्षा की ये कारक है। 15वां क्वेश्चन है, ह्यूमस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, ये देखना है। ये सड़े गले जीवों का अंश है, ये मृदा की संरचना का मुख्य कारक है। और तीसरा पॉइंट है, ये मृदा को समृद्ध बनाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जीव रूप नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट में बदलने में सक्षम नहीं है। दूसरा, बिजली चमकने से उत्पन्न उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदलते हैं। तो इसमें सही पूछा गया है, इसका हो जाएगा सी 1, 2 दोनों ऐसे ही इसके। नेक्स्ट है, कार्बन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज बनाने में होता है। दूसरा है, जीवों द्वारा श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा सही है इसके। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया जिसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं द्वारा लौटती है। दूसरा, सभी जीवों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन एक अनिवार्य तत्व है। तो सही पूछा गया इसका, तो ये आपके हो जाएंगे केवल एक। तो जो ऑक्सीजन है ना, वो जरूरी नहीं सभी के लिए अनिवार्य हो। कुछ जीव जो होते हैं वो अवायवीय श्वसन भी करते हैं, जैसे बैक्टीरिया तत्वीय ऑक्सीजन द्वारा जहरीले हो जाते हैं, इसलिए बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्तरीकरण होता है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है, तो अवायवीय होता है। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय बोलते हैं। 9th ऑप्शन है, क्वेश्चन है, ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक विषैली गैस है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की क्रिया करके पृथ्वी से लौटने वाले विकिरण के लिए एक अभेद परत बनाती है। तीसरा पॉइंट है, ये सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों का अवशोषण करती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। एक गलत है ना, दूसरा वाला। तो ये CFC जो है ना, क्लोरीन तथा फ्लोरीन से युक्त यौगिकों, कार्बनिक यौगिक है, ये बहुत स्थायी होते हैं, किसी जैव प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होते। ये ओजोन परत के समीप पहुंचकर उसके अणुओं से क्रिया करते हैं, जिससे ओजोन की परत में कमी आती है, तो जिससे छिद्र निर्मित होता है। तो इसलिए ओजोन लेयर पे होल हो गया इसमें, तो इसलिए दूसरा क्वेश्चन गलत था, दूसरा ऑप्शन इसका। 15 नंबर चैप्टर है, खाद्य संसाधनों में सुधार। तो ये चावल, मूंगफली और ये मूंग दिया गया, तो इसमें देखना है कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित है, तो इसका डी हो जाएगा। ये सारे सही हैं। चावल कार्बोहाइड्रेट होता है, मूंग में प्रोटीन होती है और मूंगफली में वसा होती है, फैट होता है इसमें। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चारा फसल है जो डी वाला, ये सारे हैं बरसीम, जई और सूडान घास, ये भैंसों वो जानवरों के लिए होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का सही नहीं है। रबी भी है और इधर खरीफ है इधर, तो कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला। देखिए,
उड़द और सोयाबीन। ये गेहूं धान है, सरसों अरहर है, अलसी मक्का है, ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अच्छा देख लीजिए, जो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं फसलें उन्हें खरीफ कहते हैं, और जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं उसे रबी फसलें कहते हैं, जैसे गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, ये वाले। तो पोषक, चौथा क्वेश्चन है, पौधों का पोषक हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होता है, और इन पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पौधों को बृहत पोषकों की प्राप्ति जल से होती है। दूसरा है, पोषक के रूप में पौधे कार्बन तथा ऑक्सीजन वायु से प्राप्त करते हैं। तो उस उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। ये पहला गलत है कि पौधों के लिए 16 पोषक तत्व आवश्यक हैं। 13 जो होते हैं पौधे मृदा से प्राप्त होते हैं, और पौधों को 13 में से 6 पोषकों की आवश्यकता अधिक होती है, इन्हें बृहत पोषक तत्व कहते हैं। और जो 7 होते हैं वो पोषकों की आवश्यकता कम होती है, इसलिए सूक्ष्म माइक्रो होते हैं। ठीक है, माइक्रो। नेक्स्ट है, तो ये पोषक तत्व दिए गए, आप देख लीजिए। खाद, मैन्योर। पहला इसका ऑप्शन है, ये रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता घटती है तथा चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। वर्मी कंपोस्ट एक खाद है जो केंचुए की सहायता से तैयार की जाती है। तीसरा ऑप्शन है, हरी खाद फसल उगाने से पहले खेतों में उगाई जाती है तथा बाद में उस पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो इसमें सही कौन है? तो इसके तीनों सही हैं। तीन नहीं, इसका पहला जो गलत है ना, ये ऑप्शन नंबर सी। इसका पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला वाला गलत है, ये वाला। तो इसमें उल्टा दिया गया है। जो चिकनी मिट्टी होती है ना, कार्बन पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता होती है, जिससे पानी एकत्र नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, कार्बनिक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो इसमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम तथा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग अपेक्षित है। इसमें रासायनिक उर्वरक जैविक खाद के उपयोग हेतु 50% का अनुपात सुनिश्चित किया गया, या डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया सही कौन सा है? तो पहला वाला है। इसमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। अनाज भंडारण में निम्नलिखित कथनों में से किसका प्रयोग जैव कीटनाशकों के रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ए, पहला दूसरा, हल्दी और नीम की पत्ती। नेक्स्ट है, ये 8 नंबर है क्वेश्चन, फसल पैटर्न के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मिश्रित फसल, 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने या एक साथ खेत में उगाना। अंतराल फसलीकरण, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न में पर उगाना। फसल चक्र, किसी खेत में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है। नेक्स्ट है, फसलों में खरपतवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, खरपतवार पोषक तत्वों का उपयोग करके बोकर पौधों की वृद्धि को कम करते हैं। दूसरा है, ग्रीष्मकाल में हल में खेती की जुताई खरपतवार की एक निरोधक विधि है। तो इसमें कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा। नेक्स्ट है, 10 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है, इनमें से कौन देसी गाय की नस्लें हैं? तो ये बतानी है आपको। तो डी हो जाएगा 1 और 4, पहला रेंड, सिंधी और साहिवाल। नेक्स्ट है, कुक्कुट पालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अंडों के लिए लेयर मुर्गी का पालन किया जाता है, मांस के लिए ब्लोरर चूज़ों को पाला जाता है। तो इसमें कौन सा सही है? ये हो जाएगा सी वाला, 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मेरी कल्चर का संबंध है भोजन के लिए समुद्री मछलियों पर संवर्धन हेतु। तो ये आपका हो गया लास्ट 50 नंबर चैप्टर था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, प्लीज़ एक बार चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए। धन्यवाद।